स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको सही से जान लेते हैं। अगर बात करूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बिना कि हम अपने लाइफ में कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो एक कहते हैं ना सही तरीके से या सूटेबल तरीके से नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पेन रखता हूँ, ठीक है, अब मुझे पेन उठाना है, तो अगर मेरे पास कंट्रोल नहीं होता और मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट काम नहीं करते या कोऑर्डिनेटेड होके काम नहीं करते, तो पॉसिबल नहीं था कि इस पेन को मैं उठा पाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे हाथ रखता, ऐसा कैसे होता है कि मैं हाथ यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यानी बेसिकली आपको कहूँ तो अगर हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो कंट्रोल मैनर में हो और हमारे जो भी ऑर्गन उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट होके करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यानी हमारे जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है ऐसा जो इसमें हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ये चैप्टर जो है वो हमको डिटेल में यही बताएगा कि आखिर वो कौन सी मैकेनिज्म है, कौन से ऑर्गन है, कौन सा सिस्टम है जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कराता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इम्पोर्टेंस की बात की गई है। पहला, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज़ जब हम जानते हैं तो मेरी अगर कोई क्लास लेता है तो मैं उसे एक ही चीज़ कहता हूँ, सबसे पहले आपको उस चैप्टर कोई भी चीज़ आपको बताई जाती है तो व्हाट आपको पूछना होता है, फिर व्हाई और तीसरा हाउ। ठीक है, तो व्हाट मतलब कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो क्या है, व्हाई आपको वो सीखने की ज़रूरत क्यों है, और हाउ उसे कैसे करेंगे या कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको बता दिया कि एक ऐसा वे होगा जिससे कि हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट यानी कि कंट्रोल मैनर में और हमारे सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड होके काम करें, तब जाके वो एक्शन जो है हम वो सही ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे या हो पाएगा। वाई क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा अगर टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो हमसे जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हम इसे सीखेंगे वाई। और हाउ, तो वो चीज़ मैं करवाऊँगा कि हम क्या करेंगे कि एक बार में बहुत सारे टॉपिक्स को लेके नहीं क्लियर करेंगे, हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे, तो आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंस की बात आ गई, तो द रिस्पॉन्स विच ए लिविंग being makes in relation to external stimuli are controlled by and coordinated by a system, especially in a complex animals। तो कहा गया है कि कोई भी रिस्पॉन्स, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी रोड पे, तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो कि साइड में जो घर हैं उनके किनारे किनारे चलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर छज्जा होता है तो छाँव आ जाती है। तो ये एक रिस्पॉन्स हुआ, आपका एक प्रतिक्रिया हुई। कैसे? तो क्योंकि आपको बाहर जो चीज़ चेंज थी, वो ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, वो सहन नहीं हो रही थी, तो आपने क्या किया कि रिस्पॉन्स दिया और आप साइड में चलने लग गए। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स आपने दिया है एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जो बाहर में जो आपने चेंज देखा, बाहर में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं जो आपको ऑल्टर करते हैं यानी आपको अफेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो वो जो है कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम से, जो कि हम नर्वस सिस्टम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। और ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में है क्योंकि उनको जब एक्शन परफॉर्म करना होता है या कोई भी रिस्पॉन्स देना होता है तो उसमें कंट्रोल मैनर में और कोऑर्डिनेटेड तरीके से चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको यहाँ समझाया गया है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप भी जानते हो। व्हेन ए हंग्री लॉयन एक डियर को देखता है तो लॉयन हैज़ टू क्विकली मेक ए मूव सो डैट इट कैन हैव इट्स फूड। यानी कहा गया है कि अगर एक भूखा शेर किसी हिरण को देखेगा तो उसको इतना क्विकली रिस्पॉन्स करना है या रिस्पॉन्स देना है कि वो आसानी से अपने खाने को पा सके। और वहीं दूसरी तरफ जो है, ऑन द अदर हैंड द डियर नीड टू क्विकली मेक ए मूव टू रन फॉर इट्स
लाइफ, और हिरण को कुछ ऐसा रिस्पॉन्स देना है या ऐसा मूव करना है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। तो ये उसे पकड़ने के लिए भागेगा और ये बचने के लिए भागेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि दोनों को ही कंट्रोल तरीके से और इनके जितने भी ऑर्गन रिफ्लेक्सेस होंगे वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, तभी जाके दोनों अपने जो गोल है, एक का उसे पकड़ना, एक का उससे बचना, वो पूरा हो पाएगा। तो जिसने अपने सिस्टम यानी जिसका सिस्टम सही ढंग से काम करेगा, ठीक है, वो इसमें अपने गोल में को अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे क्लियर है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम पे। ये तो बेसिक्स थी जो नॉर्मली आपको समझाने के लिए सिर्फ बताई गई है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो एक कंट्रोल तरीके से हो और सारे ऑर्गन जो उसे कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड काम करे, तभी वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको बस यही समझाने के लिए बताई गई थी। अब अगला है नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बात करूँ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ है, और वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या हैं? नर्व्स हैं, या नॉर्मली कहें तो न्यूरॉन है या नर्व सेल है। तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बना हुआ है, नर्व टिश्यू से। और नर्व टिश्यू किससे मिलकर बने हुए? न्यूरॉन से। तो यहाँ पे आपको ऐसा याद रखना है कि जो नॉर्मली क्या है नर्वस सिस्टम है, NS लिख रहा हूँ, वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? नर्व सेल से, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम बने हुए हैं नर्व टिश्यू से, और नर्व टिश्यूज जो बने हुए हैं नर्व सेल से। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि इससे बना ये और इससे बना ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो दिस नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट, यानी आपसे कोई पूछे कि ये जो नर्व सेल है, ठीक है, या न्यूरॉन जिसे कहते हैं, इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या चीज़ है? तो न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। अब आप पूछोगे फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो नॉर्मली समझ लो कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज़ काम कर रही होगी वो उसकी फंक्शनल यूनिट होगी। तो जो सारा काम करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसके ऊपर है? न्यूरॉन के ऊपर। तो न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये भी क्लियर रखना। द नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ द नर्वस सिस्टम विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वो है नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम ही वो सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। वो भी कैसे ऑर्गेनिज्म में? कॉम्प्लेक्स। न्यूरॉन को जानते हैं। तो जैसा कि न्यूरॉन आप यहाँ देख रहे हो, तो न्यूरॉन एक ऐसा टॉपिक है जो अब आपने कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन क्योंकि ये 10th क्लास है तो जो आपने अपनी पिछली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे भी न्यूरॉन जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। तो न्यूरॉन इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो अगर सिस्टोन या जिसे सेल बॉडी कहते हैं, एक्सॉन, माइलिन शीट, डेंड्राइट, और एक आप यहाँ पे डाल सकते हो नर्व एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने बात की तो कौन कौन से पार्ट्स की बात की? तो सबसे मेन पार्ट है सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, माइलिन शीट और डेंड्राइट, और लास्ट में नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे न्यूरॉन अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? तो ये ट्रांसमिशन में हेल्प करता है नर्व इम्पल्सेस को। और कोई पूछे नर्व इम्पल्स क्या होती है? तो नर्व इम्पल्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं। यानी बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आपके हमने की और उसमें रिस्पॉन्स देने के लिए हम क्या करते हैं? तो वो आती केमिकल मीन्स से हमारे बॉडी में, लेकिन हम उसको चेंज कर देते हैं
इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल मैसेज जो होती है उसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल बनती कहाँ है, तो ये पूरा सेल बॉडी जो है इसमें क्या होते हैं, सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनते हैं या नर्व इम्पल्स बनते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही क्यों बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल मीन्स से जो मूवमेंट होती है या आगे मूव करता है वो ज़्यादा फास्ट होता है ऐसे केमिकल, यानी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितना फास्ट आगे है स्पीड इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जितने भी मैसेजेस होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो फास्ट आपके ब्रेन तक पहुँचे और ब्रेन से वापस आ सके। तो द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पार्ट्स वगैरह के बारे में आप जानते हैं। और डायग्राम जहाँ तक रही, तो डायग्राम आप ऑलरेडी बहुत बार बना चुके हो, ठीक है। तो ये पूरा सेल बॉडी हो गया, ये जो फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है ये डेंड्राइट्स हो गए, और ये बीच में इसके न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे ये जो अगर आप चाहो ये डॉट डॉट करके दिखा सकते हो, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये पूरी जो लाइन सिंगल गई हुई है बीच बीच में ये एक्सॉन है। ऊपर में जो ये आपको गोले गोले दिख रहे हैं ये माइलिन सीट है, और लास्ट में जो ये है वो नर्व एंडिंग है, और ये जो आपको दिखेगा ये नोब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा डेंड्राइट का क्या फंक्शन है, तो डेंड्राइट रिसीव करता है, क्या करता है, रिसीव करता है किसको, अगर नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से। यानी यहाँ पे जो है आप ऐसे इमेजिन कर लो कि दूसरा नर्व एंडिंग रहता है, ठीक है, उससे ये रिसीव करता है। फिर यहाँ पे एक और अगर डेंड्राइट होगा दूसरे उसका, फिर इसके नर्व एंडिंग से वो डेंड्राइट रिसीव कर लेगा। तो इस ढंग से चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है डेंड्राइट का काम है, ये क्या करता है कि रिसीव करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन। ये चीज़ क्लियर रखनी है। न्यूक्लियस तो आपको पता ही है कि किसी भी सेल की बात होगी तो न्यूक्लियस उसका मेन आपके वो होता है, ब्रेन ऑफ सेल होता है, ठीक है। माइलिन शीथ अगर आपसे कोई पूछ ले माइलिन शीथ का फंक्शन बताओ, तो आपको पता है कि ये जो क्या होगा, ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, नर्व इम्पल्स का, वो किस उसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल मीन्स में हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं उसको दूसरे तरीके से। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से जो इसके नेबरिंग सेल होंगे, यानी क्योंकि हमारे बॉडी में, तो जब ये पास हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल मीन्स में, तो नेबरिंग सेल आस पड़ोस के सेल डैमेज हो सकते हैं। तो माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। इंसुलेटर आप ऐसे इमेजिन कर लो, तार के ऊपर आप देखते हो ना प्लास्टिक लपेटा होता है, कॉपर की वायर होती है उसके ऊपर प्लास्टिक दिया जाता है, क्यों, जिससे कि जब हम अगर आगे ना चाहते हुए भी टच हो जाएं वायर से तो हमें शॉक ना लगे। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, यानी कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वैसे ही ये जो एक्सॉन ले जा रहा होगा नर्व इम्पल्स को, तो माइलिन शीट की कवरिंग वैसा ही काम कर रही होगी जैसे प्लास्टिक का तार ऊपर से काम कर रहा होता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है नेबरिंग सेल को डैमेज होने से नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, ये क्लियर रखना। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्लियर है। तो उसी को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे। तो आगे सिस्टोन या सेल बॉडी, द सेल बॉडी इज स्टार शेप्ड। अगर आप गौर से देखोगे तो तारे के शेप का लगता है सेल बॉडी। तो स्टार शेप्ड विद मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट। तो इसमें बहुत सारे हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट का भी फंक्शन आपको बता चुका हूँ। डेंड्राइट रिसीव द नर्व इम्पल्स, ठीक है। और ये किससे नर्व इम्पल्स रिसीव करता है, तो दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से, बस याद रखना। दूसरा पार्ट है एक्सॉन, दिस इज़ द टेल ऑफ न्यूरॉन, या पूरे में जो आपको लाइन दिखी थी सीधी तो वो एक्सॉन है, ठीक है। अब इट एंड्स इन द आगे सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये अंत होता है जब एक्सॉन, तो वहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है, यानी ख़त्म होने वाली जगह। दिस एक्सॉन टर्मिनल रिले नर्व इम्पल्स, और ये जो टर्मिनल होते हैं एक्सॉन के वो रिले कर देते हैं नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को, ठीक है। रिले मतलब होता है पास करना। जैसे आपने रिले रेस के बारे में सुना होगा, एक लंबा सा स्टिक लेके भागते हैं और उसको जो है कुछ मीटर के बाद अपने पार्टनर को पास करते हैं, फिर वो किसी और को पास करता है, तो उसे रिले रेस कहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि नॉर्मली एक जो क्या है डेंड्राइट है वो नर्व इम्पल्स पास करता है, ठीक है, मतलब रिसीव करता है, फिर वो एक्सॉन के थ्रू पास होता है, फिर नर्व एंडिंग तक जाता है जिसमें एक्सॉन टर्मिनल होता है। वो एक्सॉन टर्मिनल जो है वो रिले कर देता है दूसरे नर्व के दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को। तो ये भी क्लियर रखना।
माइलिन शीट पहले बता चुका हूँ। देयर इज एन इंसुलेटर कवर अराउंड द एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। द माइलिन शीट इंसुलेटेड द एक्सॉन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो माइलिन शीट का काम यही होता है कि ये एक्सॉन को इंसुलेट करके रखती है, जिससे कि नेवरिंग जितने भी सेल्स वगैरह हैं या सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो डैमेज ना हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। तो क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे, यानी कि मैंने आपको कहा था कि ये 10th क्लास है तो इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। जो 9th तक आपने पढ़ा था तो उसमें आपको सिर्फ यही बताया जाता था कि न्यूरॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की और हेल्प करता है ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो यही सब बताया जाता था। लेकिन इस क्लास में आपको ये भी बताया जा रहा है कि न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं। न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। अब सही से सुनना, मैं आपको इसमें तो काफ़ी ब्रीफली बताया गया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सेंसरी न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो नाम है सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं ये क्लियर करता हूँ। देखो, आपको पता है कि बाहर में होने वाला कोई चेंज स्टिमुलाई कहलाता है। मैंने भी जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको बताया था। तो वो जो चेंज हुआ है इन्वायरमेंट में, यानी स्टिमुलाई हमने किया है, तो उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स देना होता है। अब रिस्पॉन्स देने के लिए हमें क्या है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं जो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को रिसीव करते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि सारे सेंस ऑर्गन में हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है, तो रिसेप्टर का काम होता है जो भी स्टिमुलाई इन्वायरमेंट में हो रही है उसको क्या करना, रिसीव करना। याद रहेगा। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है। अब वो रिसेप्टर जो है क्या करते हैं कि केमिकल मीन्स में रिसीव करते हैं। अब उसको कुछ न्यूरॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं जो हम बाहर में होने वाले स्टिमुलाई को क्या करेंगे, ब्रेन तक ले जाएंगे। यानी एग्जांपल के लिए मैंने अगर कोई गर्म चीज़ छुई तो मुझे कैसे पता चला कि वो गर्म में मुझे हाथ हटा लेना चाहिए। तो नॉर्मली मेरे स्किन के अंदर थर्मल रिसेप्टर थे। अब वो थर्मल रिसेप्टर ने क्या किया कि न्यूरॉन को दे दिया, ठीक है, न्यूरॉन को वो सिग्नल दे दिया। अब वो जिस न्यूरॉन को दिया वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यानी सेंस ऑर्गन से जो न्यूरॉन लेके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लाते हैं उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो दिस न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम ए सेंस ऑर्गन, और इसे सेंस ऑर्गन से ले जाके किसे दे देते हैं, ब्रेन तक को, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि बाहर से होने वाले जितने भी रिस्पॉन्सेज, बाहर में होने वाले जितने भी चेंज है उसे सेंस ऑर्गन रिसीव करता है। सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर से न्यूरॉन को देते हैं और जिस न्यूरॉन को देते हैं वो हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब बात आ गई ब्रेन पे पहुंचने की, ब्रेन तक पहुंच गया। अब मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन मेनली मसल्स में होते हैं और ये क्या करते हैं, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको मसल्स तक ले जाने का काम करते हैं। तो दीज न्यूरॉन सेंड ए सिग्नल टू मसल्स और ए ग्लैंड, मसल्स को या ग्लैंड को देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मेरा फिंगर टच हुआ, या ये फिंगर वाला छोड़ देते हैं, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि कोई स्मेल आ रही है। एग्जांपल के लिए मैं किसी ऐसे जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज है, कूड़ा है। अब क्या होगा कि मेरे को स्मेल आएगी तो मेरा कौन सा सेंस ऑर्गन काम करेगा वहाँ पे, नोज़ सेंस ऑर्गन है। अब नोज़ में रिसेप्टर होंगे, उस रिसेप्टर को कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करेगा कि उस जो स्टिमुलाई था, वो स्मेल थी, उसको लेगा और दे देगा मेरे न्यूरॉन को। किस न्यूरॉन को देगा, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो सेंस ऑर्गन नोज था, उससे आगे रिसेप्टर ने लिया, रिसेप्टर ने इस सेंसरी न्यूरॉन को दे दिया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन उसे कहाँ पे ले जाएगा, ब्रेन में ले जाएगा। अब ब्रेन में वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कि वो स्मेल किस चीज़ की है। फिर मैंने कभी अगर गार्बेज की स्मेल या कोई ऐसी बेकार स्मेल की होगी तो वो उसे मैच करके जो है क्या करेगा, फिर मोटर न्यूरॉन को दे देगा। किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को दे देगा। मोटर न्यूरॉन लेके आएगा और मेरे को वहाँ से दूर होने को कह देगा। तो मैं वहाँ से जो है मूवमेंट करके या अगर कह दो कि नॉर्मली एक्शन करके दूर हो जाऊँगा। तो मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन से मसल या ग्लैंड तक लेके आना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बीच में आता है एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ब्रेन में, तो ये बीच में आता है एसोसिएशन न्यूरॉन। ये इन दोनों को एसोसिएट करता है।
सेंसरी न्यूरॉन जो है वो ब्रेन में जाएगा। अब ब्रेन में एसोसिएशन न्यूरॉन होगा। अब वो एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो रिले कर देगा किसको, अगर तो एक इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाले न्यूरॉन को कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो द नर्वस रिले द सिग्नल बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, यानी इन दोनों के बीच में वो क्या करता है कि रिले कर देता है। रिले मतलब कि एक से लेके आता है, सेंसरी से लेता है और मोटर न्यूरॉन को दे देता है। तो ये 3 टाइप के न्यूरॉन्स के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना था, और होप आपको ये तीनों समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में जानेंगे, जिसके अंदर की हमें जो है वो ब्रेन और उसके पार्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, और उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उसके वो बताया जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।